चलिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 3 में अगले क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। समझ रहे हो? एक टीवी बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर हैं, टीवी बनाते हैं। उनका डाटा ये दिया हुआ है कि तीसरे साल, पहला साल और दूसरे साल के बारे में बात नहीं हो रही है। कौन से साल के बारे में बात हो रही है? तीसरे साल में वो कितने टीवी बनाते हैं एक साल में? 600 एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। तीसरे साल का डाटा दिया, फिर चौथे साल का नहीं दिया, 5वें का नहीं दिया, 6वें का नहीं दिया, किसका दिया है? 7वें का। 7वें साल उन्होंने कितना टीवी बनाया? 700। आगे क्वेश्चन बोलता है एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। हम ये मान के चलेंगे कि टीवी बनाने का जो नंबर है, प्रोडक्शन नंबर, वो हर साल एक समान बढ़ता जाता है, एक समान। तो इसका मतलब ये पूरी सीक्वेंस क्या बन जाएगी? सीरीज़। हाँ, क्या बन जाएगी? ये सीरीज़ ही है। सीरीज़ क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्योंकि हम एपी पढ़ रहे हैं ना जी, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि हर साल एक फिक्स नंबर जोड़ा जाता है। एक फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो अगला नंबर बनेगा, फिर आप फिक्स नंबर जोड़ोगे तो अगला नंबर बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? इसलिए पूरी सीक्वेंस जो है वो क्या बन जाएगी? बोलिए, एपी बन जाएगी। क्लियर? चलिए, अच्छा, हमसे क्या निकालने बोला जा रहा है? फाइंड। 3 चीज़ें पूछा है। द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल कितनी टीवी बनाई गई? द नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस इन द 9th ईयर। 9वें साल में जाकर के कितने टीवी बनेंगे? प्रोडक्शन नंबर क्या रहेगा? द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। शुरू से लेके 7 साल तक टोटल कितनी टीवी बनाई गई? पहले साल का नंबर ऑफ प्रोडक्शन टीवी का, 9वें साल का, और शुरू से लेके 7 साल तक टोटल कितनी टीवी बनाई गई अभी तक, यानी सम। समझ गए? हाँ, इसको ऐसे समझिए, ध्यान से देखिए। पहले साल कितनी टीवी बनाई गई? नहीं मालूम। दूसरे साल कितनी बनाई गई? नहीं मालूम। तीसरे साल कितनी बनाई गई? ये मालूम है, तीसरे साल। चौथे साल नहीं मालूम। 5वें साल नहीं मालूम। 6वें साल नहीं मालूम। 7वें साल 700। 8वें साल नहीं मालूम। 9वें साल नहीं मालूम। हमसे पूछा गया है, यही पूछा गया है ना। और पहले साल का भी पूछा गया है। पहला क्वेश्चन तो यही है, दूसरा क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? शुरू से लेकर के 7 साल तक टोटल कितना टीवी प्रोड्यूस किया गया है, यानी क्या? इसका सम पूछा गया है, 7 टर्म्स का। ये एपी बन गया ना? नहीं समझे? नहीं समझे? क्वेश्चन समझे? नहीं समझे? और क्वेश्चन इसलिए एपी हो गया क्योंकि वो बोलता है कि हर साल हम क्या करते हैं? एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। एक फिक्स नंबर ऑफ टीवी इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है? तो एक फिक्स नंबर इंक्रीज होगा तो ये सेट बनेगा, ये टर्म बनेगा। फिर इसमें फिक्स नंबर इंक्रीज होगा, ये बनेगा। फिर उतना ही नंबर इंक्रीज होगा, ये बनेगा। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है कि हर साल एक फिक्स नंबर इंक्रीज हो, हर टर्म में एक फिक्स नंबर इंक्रीज हो। एपी की प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरी सीरीज क्या है? एपी है। आया समझ? अच्छा, अब कैसे बनाएं इसको? सबसे पहले तो पहले टर्म पूछ लिया उसने। क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म। और फिर 9वें टर्म का नंबर, ये वाले टर्म का नंबर हमसे पूछेगा। 9वें साल कितनी टीवी बनी, तो 9वें टर्म का नंबर पूछ रहा है ना जी। तो 9th टर्म का नंबर निकालने के लिए क्या चाहिए? देखिए, 9th टर्म के नंबर को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना nth टर्म के नंबर को। तो 9वें टर्म का नंबर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखोगे? जहाँ जहाँ n आता है वहाँ 9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। और कॉमन डिफरेंस चाहिए, उसके बिना काम नहीं चल सकता। क्योंकि फर्स्ट टर्म पता होगा तभी हम सेकंड टर्म में जा सकते हैं कॉमन डिफरेंस ऐड करके। तो कितनी चीज़ें लापता हैं? 2 अननोन क्वांटिटी। कितने इक्वेशन लगेंगे? 2 इक्वेशन। इसलिए कितनी सिचुएशन दी होगी? 2 सिचुएशन। आई बात समझ? दोनों से एक एक इक्वेशन हम बनाएंगे। ठीक है? ये एक एपी है और हम मान लेते हैं हमको ए और डी इन्वॉल्व करना ही है। ए और डी को निकालना है तो इन्वॉल्व करना है, इसलिए हम मान लेते हैं ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म,
डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब दो चीज़ें गायब हैं तो हमको दो इक्वेशन लगेंगे, और दो इक्वेशन कहाँ से बनते हैं, दो कंडीशन से। पहला कंडीशन क्या बताया गया, ये कौन से टर्म का नंबर है, कौन से टर्म का, तीसरे टर्म का नंबर, और ये कौन से टर्म का नंबर है, सेवंथ टर्म का नंबर। तो nth टर्म के नंबर को आप ऐसे लिखते हो, तो तीसरे टर्म के नंबर को कैसे लिखोगे, समझ रहे हो ना। सिंस थर्ड टर्म का नंबर 600, कैसे एक्सपांड करोगे इसको, करिए उस फॉर्मूले से, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 600। तो ये कितना हो गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, दिस इज वन इक्वेशन। क्लियर है, आ रहा है समझ। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, सेवंथ टर्म का नंबर कितना दिया है, 700। सेवंथ टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 700, और ये रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। a का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी a का कोफिशिएंट 1 है, a डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कर दें, दोनों को ऐड कर देते हैं। हाँ जी, क्या करना है, a और a को डिलीट करने के लिए एडिशन की सब्ट्रैक्शन साइन चेंज। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को घटा दो, 6d में 2d गया, कितने d बचे, 4d, निगेटिव साइन के साथ क्योंकि 6 बड़ा है। प्लस माइनस माइनस, 700 में 600 माइनस हुआ, 100 निगेटिव साइन के साथ। क्लियर, आ रहा है समझ। 700 बड़ा है, निगेटिव साइन आएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 100 आ जाए, नहीं मालूम। 25 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 100 आ जाए, 4 बार। तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 100 लाने के लिए, 25 बार। तो ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, 25। d की वैल्यू मिल गई, यहाँ रखने के लिए मटेरियल तैयार। अब हमको और क्या चाहिए, a, और हमारे पहला क्वेश्चन भी था फर्स्ट टर्म बताओ। तो चलिए पहला हम a निकालते हैं, d को उठा करके किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, 600, a प्लस 50 इज इक्वल टू 600। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 माइनस 50, a इज इक्वल टू 550। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 550, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 25। इसका मतलब है वो कौन सा नंबर है जो हर साल इंक्रीज़ किया जाता है, 25 25 25, हर साल 25 टीवी ज़्यादा बनाई जाती है। तो पहले साल कितनी टीवी बनी होगी, 550। तो दूसरे साल कितनी बनी होगी, 500, कितना बढ़ा लेना है। तो पहले साल अगर 550 टीवी बनी तो दूसरे साल कितना बनेगा, 575, फिर 25 बढ़ाओ 600, फिर 625, 650, 675, 700, 725, 750। 9वें टर्म का नंबर कितना हो गया, 750। ये समझ आया, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वो हम बात लास्ट में लिखते हैं एक साथ करके ना। क्लियर यहाँ तक। 9th टर्म का नंबर हमसे पूछा गया है, ये रहा फॉर्मूला 9th टर्म का। देयरफॉर a9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, ठीक है। 9वें टर्म का नंबर पुट करिए, a की वैल्यू कितनी, 550, इट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाई 25। 25 इंटू 4 कितना होता है, 25 इंटू 4 100, तो 25 इंटू 8 कितना होगा, 200। सो दिस इज 200 प्लस 550, 750। यही निकाले थे ना अभी, ओरल यहाँ पे हमने चेक किया था कितना आता था, 9th टर्म का नंबर 750। तो पहले साल टीवी का प्रोडक्शन 550, ठीक। 9वें साल टीवी का प्रोडक्शन 700,
50। क्लियर? ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। पहला क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन पूछ रहा था, दूसरा क्वेश्चन 9th ईयर का प्रोडक्शन पूछ रहा था, और तीसरा क्वेश्चन शुरू साल से लेकर के 7 साल तक टोटल कितनी टीवी बनी, यानी वो क्या पूछ रहा है, सम ऑफ 7 टर्म्स। ठीक है, नहीं समझे? जितनी भी टीवी 7 साल में बनी है सबका एडिशन पूछ रहा है। ओके, तीसरा सवाल है सम ऑफ 7 टर्म। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अच्छा, इसमें ना शॉर्टकट मार सकते हैं जी। 7वें टर्म का नंबर तो दिख रहा है ना, लास्ट टर्म, क्योंकि वो 7 टर्म का एडिशन पूछ रहा है खाली। आया समझ? क्या पूछ रहा है हमसे? यहाँ से लेके 7 टर्म का एडिशन। तो लास्ट टर्म दिख रहा है कि नहीं? ये ना लास्ट टर्म हो जाएगा। फिर 7 टर्म है एपी में और आखिरी टर्म दिख रहा है, तो ये लास्ट टर्म हुआ कि नहीं? तो सम का कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं? शॉर्टकट वाला बोलिए, a + an। आ रहा है समझ में? ओके, सम ऑफ 7 टर्म, जहाँ जहाँ n आता है 7 पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म कितना लिखूँ मैं? a की वैल्यू 550, और 7th टर्म a7 700। क्लियर? हाँ जी, ये कितना हो जा रहा है एडिशन होने के बाद? दिस इज़ 0, दिस इज़ 5, और 7 और 5 12, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा नहीं 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 625। 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 7 2 जा 17, और 7 6 जा कितना होता है? 43। दिस इज सम ऑफ 7 टर्म। ठीक है, तो अपने आंसर अब कोट करेंगे, मैच कर लेना ये आंसर। ठीक है, ठीक। आंसर देखिए, पहला आंसर क्या था? प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन फर्स्ट ईयर, पहले साल कितनी टीवी बनी? 550। सेम सिचुएशन, प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन 9th ईयर, 9वें साल कितनी बन गई? 750। टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवीज इन फर्स्ट 7 ईयर्स, शुरू के 7 साल में टोटल टीवी का प्रोडक्शन कितना हुआ? 4375। दिस इज अवर आंसर। मैच कर लीजिए, ये आ रहा है लास्ट वाला। क्लियर ना? ठीक, नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टन डेट्स एज फॉलोज। ठीक है, किसी चीज़ का ठेका मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ठेकेदारी समझते हो ना? कॉन्ट्रैक्टर का जो काम होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, ठेकेदारी पर। तो उसके कुछ नियम आपको समझाए जा रहे हैं। जैसे मान लो आप ठेके में कोई काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। नियम क्या है, ध्यान से समझिए कि देखो भैया, हम जो डेट दे रहे हैं, ठीक है, उस डेट के अंदर अगर आपने काम कर दिया तब तो बढ़िया, लेकिन अगर उस डेट से ज़्यादा डिले आपने किया, लेट में काम कंप्लीट किया, तो फिर आपको दिए हुए डेट, लास्ट डेट के बाद पेनाल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। तो फिर ठेकेदार क्या करेगा? गवर्नमेंट को पेनाल्टी देगा। पेनाल्टी मतलब क्या? पैसा भरेगा, जुर्माना। नहीं समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे कि नहीं? नहीं समझे? ध्यान मेरी तरफ रखो ना। देखो, हमारे यहाँ हम लोग घर नहीं देते ठेका में बनने के लिए, तो हम लोग कोई मोल भाव नहीं करते। ठीक है, बनाओ जब तुम्हारी मन मर्जी, जब तुमको टाइम लगे काम लगाओ, जब टाइम नहीं लगे मत लगाओ। लेकिन बाहर शहरों में क्या होता है कि बिल्कुल टाइम दिया जाता है कि इतने डेट के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है। 6 महीना, साल भर, 2 साल। जैसे पुल का निर्माण हो रहा है तो हम आपको 2 साल का टाइम देते हैं। 2 साल के अंदर अंदर आपको एनी हाउ पुल कंप्लीट करना है। 2 साल से ज़्यादा टाइम आपने लिया तो फिर आप पेनाल्टी भरेंगे, जुर्माना भरेंगे, क्योंकि आपने दिए हुए समय अवधि में अपना काम पूरा नहीं किया।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट का नियम हम साइन कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब। कौन सा काम हो रहा है? कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। और गवर्नमेंट जब ये कॉन्ट्रैक्ट जब किसी को देती है तो बिल्कुल इस तरह से सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन होती हैं। समझ में आ रहा है? टाइम का, पैसे का, सारी चीज़ें फिर नियम के अनुसार होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन का एक काम है विच स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन। डिले ऑफ कंप्लीशन मतलब काम कंप्लीट करने में अगर देरी हो गई, डिले हो जाना कंप्लीशन में, काम कंप्लीट करने में, तो उसके लिए क्या लगेगा जी? पेनाल्टी लगेगा। अब वो पेनाल्टी कैसे लगेगा? ध्यान से देखिए। 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन कितना रुपया जुर्माना है? जैसे हमने 1 महीना का आपको टाइम दिया, 30 दिन खत्म हो गए। अब जो 31वां दिन रहेगा, आपको 30 दिन के अंदर काम खत्म करना था, आपने 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया, तो 1 दिन में आपको पेनाल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 200 रुपये आप जमा करेंगे। समझ आया? 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे। दूसरे दिन पेनाल्टी कितनी हो जाएगी? अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लो 30 दिन में आपको काम खत्म करना था, आपने 30 दिन में काम खत्म नहीं किया, 32 दिन में काम खत्म किया, तो आप कितनी पेनाल्टी देंगे? 30 दिन में आपको काम खत्म करना था, आपने नहीं किया, 1 दिन एक्स्ट्रा लिया, फिर 1 दिन और एक्स्ट्रा लिया, 2 दिन एक्स्ट्रा लिया, तब ना 32 दिन हुए। तो आप कितना पैसा पेनाल्टी के रूप में भरेंगे? 250 है? 200 भरेगो कि 250? 250 नहीं जी, 450। पेनाल्टी वो आपसे 1 दिन का लेगा कि दोनों दिन का लेगा? सोचिए सोचिए, आप पेनाल्टी लेते मुझसे तो 1 दिन का लेते कि दोनों दिन का लेते? पहले दिन काम कंप्लीट हुआ, 30 दिन खत्म होने के बाद पहला दिन चला गया, उसका 200 रुपया दो, फिर दूसरा दिन भी चला गया, उसका 250 रुपया दो, तो टोटल कितना दो? 450 रुपया। हिसाब किताब समझ आया? अच्छे ठेकेदार नहीं बन पाओगे आप लोग, ठीक? ओके, 300 फॉर द थर्ड डे। तीसरे दिन कितना लगेगा? यानी कहने का मतलब 50-50 रुपया डेली बढ़ता जाएगा पेनाल्टी, वो लेगा पूरा पैसा। आया समझ? आपने 3 दिन देर से काम खत्म किया तो आपसे 300 लेगा कि 200 भी लेगा, 250 भी लेगा, फिर 300 भी लेगा? 200 भी लेगा, 250 भी लेगा और 300 भी लेगा, यानी टोटल 750 रुपया आपसे लेगा 3 दिन का। ऐसा नहीं सोचना कि तीसरे दिन का वाला 300 रुपया ले लेगा बस, बाकी 2 दिन का छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। टोटल डेली की पेनाल्टी जुड़ती जाएगी, पेनाल्टी डेली देना है। समझ गए? ओके। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डे। कहने का मतलब ये है, अगले दिन की पेनाल्टी पिछले दिन की पेनाल्टी से कितनी ज़्यादा होगी? 50 रुपया। ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आ रहा है? द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डे। सक्सेसिव डे का मतलब होता है अगला आने वाला दिन, और प्रीसीडिंग डे का मतलब क्या होता है? पिछला जो गुजर गया। तो गुजरे हुए दिन से आने वाले दिन की पेनाल्टी कितनी ज़्यादा होगी? 50 रुपया ज़्यादा। जैसे आज 250 लगा है तो कल कितना लगेगा? 300। फिर अगले दिन कितना लगेगा? 350। फिर अगले दिन कितना लगेगा? 50-50 रुपये बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? अब सुनिए सवाल। हाउ मच मनी विल द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया जमा करना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर अगर उसने 30 दिन काम डिले कर दिया? 30 दिन, 30 डेज। नहीं समझे सवाल? तो पहले दिन कितना जुर्माना लगेगा बोलिए? दूसरे दिन, तीसरे दिन, और ऐसे करके कितने दिन के जुर्माने उसको पे करने हैं? 30 दिन के। पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, ऐसे करते 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 जब 30वां दिन आएगा तो इतना रुपया उस दिन का लगेगा। ठीक है? तो सिर्फ उसको इतना देना पड़ेगा कि पूरा देना पड़ेगा? तो आपको क्या निकालना है? 30 टर्म का नंबर निकालना है कि सम ऑफ 30 टर्म निकालना है? सम ऑफ, समझ में आता है? बिकॉज दिस इज एपी। 50-50 रुपया तो बढ़ रहा है डेली, तो ये एपी हो गया कि नहीं? तो इस एपी के क्या टर्म जोड़ने हैं हमको? 30 टर्म। तो इस टर्म की आवश्यकता है क्या हमको जोड़ने के लिए? 30 टर्म जोड़ने हैं, 30 ठो नंबर जोड़ने हैं। तो क्या इस नंबर का पता होना जरूरी है क्या, कि बिना इसके पता हुए भी हम जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं ना? कैसे? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 50। समझ में आता है? नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म इज 50। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स वी आर गोइंग टू ऐड देम? 30। और हमको क्या निकालना है? सम ऑफ 30 टर्म। क्लियर? ये समझे कि नहीं समझे?
ए, डी, एन और एस एन इन्वॉल्व हुआ, इन चारों से मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनता है? यही बनता है शायद, ठीक है। जोड़ दीजिए, जहां जहां एन आता है 30 रख दीजिए। फर्स्ट टर्म 200, कॉमन डिफरेंस 50। ओके, ये कट के 15 हो जाएगा। दिस इज 400, दिस इज 29 मल्टीप्लाइड बाय 50। हाँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14 और एक 0। ठीक, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 4 + 4 8 एंड दिस इज 1। 1850 मल्टीप्लाइड बाय 15। ये मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। दिस इज सम ऑफ 30 टर्म्स। मल्टीप्लाई करके बताइए ये कितना आया। जल्दी से। कितना? 2802 चेक करिए बाकी लोग। 28020 यही है कि कुछ और आ रहा है? अपना अपना मल्टीप्लाई करो, वैसे ही चेक हो जाएगा। हाँ 277 मतलब मल्टीप्लाई सही से नहीं कर पा रहे हो, है ना? 27750 आएगा। यस, इतना रुपया ही ना है जी, ये तो सब पैसे ही जुड़ रहे थे ना। इतना रुपया उसको एज ए पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है? लिख लोगे? पेनाल्टी आफ्टर 30 days विल बी ₹27750। इतना रुपया एज ए पेनाल्टी उसको पे करना होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन है ए सम ऑफ 700 रुपीज़ इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्कूल बहुत खुश है और कुछ इनाम देना चाहती है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस से खुश होकर के। एकेडमिक परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं पता है? ये जो आप परीक्षा लिखते हो उसमें नंबर आपको मिलता है, इन सारे गतिविधियों को क्या बोलते हैं? एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो स्कूल खुश होकर क्या करना चाह रही है? इनाम देना चाहती है। और टोटल इनाम कितना बांटना चाह रही है स्कूल? 700 रुपये। और उस 700 रुपये में भी कितने प्राइज़ बांटेगी? 7 प्राइज़, यानी 7 लोग को इनाम देगी। टोटल कितना बांटना है? बजट कितना है बांटने के लिए? 700 रुपये। और वो 700 रुपये कितने लोगों में बांटना है? 7 लोगों में, ठीक है? ए सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज्ड। 700 रुपया की कुल धनराशि यूज़ की जा रही है टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। समझ आया? 7 स्टूडेंट को 7 कैश प्राइज बांटना है। 7 कैश प्राइज। कैश प्राइज का मतलब क्या होता है? पैसा देना, पैसा बांटना, कैश प्राइज। समझ आया? कितने लोग को बांटना है? 7 लोगों को। टोटल पैसा कितना है? तो बहुत अच्छा है, 100 रुपया बांट दो सबको, 7 लोगों को, 700 खत्म, है ना? लेकिन ट्विस्ट सुनिए, इफ ईच प्राइज इज 10 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। शर्त क्या लग गई कि भैया पहले वाले को जितना रुपया दिए हो ना, दूसरे वाले को 10 रुपया कम देना है उससे। समझे? जैसे पहले वाले को 100 रुपया दिए तो दूसरे वाले को कितना देना है? 90, तीसरे को
80, चौथे को 70, पांचवें को, समझ आया। और 7 लोग को बांटना है, इसका मतलब ये कि सातों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जो बटा है, कितना बटा है 700। तो सातों नंबर अगर हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 700 आना चाहिए। ऐसे बांटना है। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? कैसे बनाए, देखिए ध्यान से समझिए, घबराइए नहीं, आराम से बनेगा। शुरू करें यहाँ पे कहानी। पहले आदमी को हमने पैसा दिया A1, दूसरे को कितना दिया A2, तीसरे को A3, और ऐसे करते 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 7th कैश प्राइस कितना है A7। ना हमको पहले आदमी को कितना पैसा दिए हैं वो पता है, ना आखिरी आदमी को कितना दिया है वो पता है, ना बीच वाले को कितना दिया वो पता है, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इसको जितना मिला होगा इसको उससे 10 रुपया कम मिला होगा, इसको उससे 10 रुपया कम मिला होगा, अगले को इससे 10 रुपया कम मिला होगा। समझ आया? और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मालूम है कि इन सब को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पैसा। इसका मतलब हमको मालूम है सम ऑफ 7 टर्म कितना है, इतना है सम ऑफ 7 टर्म। ठीक है, फिर से सुनिए और सुनिए। देखिए ये जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, इस ये वाला नंबर कितना होगा इससे 10 कम, तो ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा। ठीक है, कितना छोटा है 10। तो इस नंबर से इस नंबर को जब हम माइनस करते हैं तो क्या निकलता है कॉमन डिफरेंस, वो कितना निकलेगा 10 कि -10, यही आपको समझना है। ये बड़ा है ये छोटा है, और हम कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये छोटा है ये बड़ा है, और माइनस में ये आ रहा है। भाई ये माइनस ये ना होता है, ध्यान से देखिए। कॉमन डिफरेंस जब आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बताइए इन दोनों में कौन बड़ा, A1 बड़ा है, A1 का साइन नेगेटिव है, और दोनों में डिफरेंस कितने का है 10 10 10 10 10। तो कॉमन डिफरेंस कितना आना है पक्का 10, लेकिन ये बड़ा है इसलिए इसमें साइन कौन सा आएगा माइनस। तो कॉमन डिफरेंस भी हमको पता है -10। सम ऑफ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जी 7, इसका मतलब हमको n भी पता है, n कितना 7। देखो थोड़ा थोड़ा आसान होता जा रहा है। s पता है, d पता है, n पता है, एक चीज गायब क्या है, क्या गायब है, हमारा जो फॉर्मूला है Sn का, उसमें क्या क्या आता है, Sn = n/2। बोलो Sn = यही ना है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको s पता है, हमको n पता है 7 टर्म, हमको d पता है -10, तो रह क्या गया इसमें। और जब तक पहले टर्म का नंबर नहीं पता चल जाता कि पहले आदमी को कितना इनाम मिला है, दूसरे का आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जैसे ही पता चला, अगला तो पता किए कराया है कि 10 रुपया कम देना है अगले को, तो ये डिक्लेयर होगा तो ये वैसे ही ना आ जाएगा, और ये डिक्लेयर होगा तो ये भी आ जाएगा, तो 10-10 रुपया घटाते जाएंगे, सबका निकल जाएगा। और यही तो पूछा है कि सबको कितना कितना देना है पैसा, नहीं समझे। तो इसमें मेन टारगेट कौन, कि फर्स्ट प्राइस कितने का लगा, ठीक है, फर्स्ट प्राइस कितने का लग रहा है ये निकालना हमको। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो ये रहा आपके सामने, सिर्फ अननोन क्या है ए, निकल जाएगा कि नहीं, समझे इसको कि नहीं समझे, कैसे कैसे निकाल रहे हैं। पुट करिए, सम ऑफ 7 टर्म इज 700, n की वैल्यू 7, ए हमको निकालना है, n की वैल्यू 7, और d कितना है -10। d में बहुत कंफ्यूजन होता है, माइनस लेना है कि प्लस लेना है, समझ में आ रहा है माइनस क्यों ले रहा हूँ मैं, पक्का। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, देखो ये AP हम ऐसे पलट देते, ऐसे है ना AP, ऐसे पलट देते, तो फिर d क्या हो जाता +10। तो वैसे भी बना सकते हैं पलट के, तो A7 A6 A5 ऐसे करते करते A1, तो वैसे भी बनाया जा सकता है इसको ना। हो गया ठीक। ये दोनों नंबर हम इधर बुला रहे हैं, 2 डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो न्यूमरेटर, 7 न्यूमरेटर है, नीचे आया डिनोमिनेटर, इधर क्या बचा 2a, ये कितना हो गया 6 × -10, करेक्ट। ये कैंसिल हो गया 100 टाइम, और 100 × 2 कितना होता है 200, 2a ± -60। ठीक है कि नहीं है, 60 को भी इधर बुला लो, उधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो A फॉर एप्पल कितना, ये कितना हो गया 260, 2 मल्टीप्लाई में था इधर आया डिवाइड में हो गया, ये समझे।
ठीक, कटा दीजिए 16130। तो ए फॉर एप्पल कितना हो गया 130 हो गया। तो ठीक है, पहले आदमी का आपको प्राइस पता चल गया, तो दूसरे का क्या होगा? समझ में आई बात कि नहीं आई? सही में समझ में आ रहा है? आंसर लिख लें। प्राइस फॉर फर्स्ट स्टूडेंट कितना दे रहे हैं जी 130। तो सेकंड स्टूडेंट को 120, थर्ड स्टूडेंट को 110, फोर्थ स्टूडेंट को 100 ना, 10 कम करते जाना है। फिफ्थ को 90, सिक्स्थ स्टूडेंट को 80, सेवन्थ स्टूडेंट को, और ठीक है 700 रुपया खत्म। जोड़ के देखो 700 आता है कि नहीं? टोटल सम 700 आना चाहिए, ये हम चेक कर रहे हैं ना जोड़ के। आंसर यहाँ तक खत्म हो गया हमारा ना। हमसे पूछा था सातों को क्या क्या प्राइस मिलेगी, ये देखो सातों का हमने लिख दिया। अब हम अपने सहूलत के लिए चेक करके देखते हैं कि जितना बांटे थे उतना आ रहा है कि नहीं। जोड़ के देखिए 0 0 0 0 0 0, 3 2 5 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 का 0, 3 कैरी। ठीक है, 1 2 3 4 बस, और 3 7। लो भैया, दिल ठंडा हो गया। क्लियर? चेक भी हो गया, 700 रुपया बटा था 700 आ गया। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 19 क्वेश्चन है। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ी के टुकड़े हैं। क्या हैं? डिपो गए हो कभी? लकड़ी की छल्ली लगा के रखते हैं हम लोग, पूरी पूरी लकड़ी। लकड़ी मतलब वो काट कूट के नहीं, पेड़ को जब काट के पीस बनाते हैं, बीज से नहीं फाड़ते, पूरा का पूरा पेड़ रहता है, उसको जब हम ब्रेक करते हैं, टुकड़े करते हैं, उसको लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकड़ी का हिस्सा, लकड़ी का टुकड़ा। 200 लकड़ी के टुकड़े हैं हमारे पास। टोटल कितने? 200। अब उसको क्या कर रहे हैं हम? सजा रहे हैं। ऐसे लैग बनाना यानी छल्ली लगाना, लैग बनाना यानी छल्ली लगाना। आया समझ? अब कैसे लगा रहा है छल्ली? देखो फोटो भी बना हुआ है, फोटो भी आप देख सकते हैं बुक में। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे वाली लाइन में कितनी लकड़ी है? 20। उसके ऊपर वाली लाइन में 19 इन द नेक्स्ट रो। तो उसके ऊपर वाली लाइन में कितनी है? 19। ठीक है, उसके ऊपर वाली में 18। तो आप कहानी समझ गए। इसके ऊपर कितना होगा? 17 16 ऐसे। समझ आया? फाइंड आउट इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। 2 क्वेश्चन पूछ लिया ना। क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी लकड़ियाँ थी जी? लॉग कितने थे? 200। पहली लाइन में कितनी लकड़ी बिछा दी? 20। उसके ऊपर वाली लाइन में 19, उसके ऊपर वाली लाइन में 18, उसके ऊपर 17 16 15 14 13 ऐसे लगाते जाएंगे। तो 200 लकड़ी कितने रो में कंप्लीट हो जाएगी? यानी कितनी ऐसे लेयर बनेगी, कितनी छल्ली लगेगी? नहीं समझे क्वेश्चन? समझे नहीं समझे? पहली रो में कितनी लकड़ी है? 200। दूसरी रो में पहली में 20 लकड़ी, दूसरी रो में 19, तीसरी रो में 18 17 16। तो कितनी रो लगेगी 200 लकड़ी जमाने में? इस तरह से एक एक घटाते जा रहे हैं, एक एक रो में। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? लकड़ी सिर्फ हमारे पास कितनी है? 200। तो कहीं ना कहीं 200 खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? कैसे निकालेंगे? 200 लकड़ी कुल है, इसका क्या मतलब है? 20 लकड़ी प्लस 19 लकड़ी प्लस 18 लकड़ी प्लस 16 लकड़ी 17 लकड़ी प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस करते 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 कुछ तो होगा जिसका सम कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि 200 लकड़ी है। तो ऐसे कितने टर्म इसमें बनेंगे? दिस इज एपी। एक एक कम होता जा रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 1 है कि -1 है? इसीलिए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, -1 है। ठीक है, तो ऐसे कितने टर्म लगेंगे कि 200 लकड़ी खत्म हो जाएगी? अच्छा ठीक है, फिर से देखिए
जब हम पूरी छल्ली लगा लेंगे लकड़ी ख़त्म हो जाएगी, तो उस पूरे स्टैक में, पूरे ढेर में कुल लकड़ी कितनी होगी? यानी हम पहली रो की लकड़ी, दूसरी रो की लकड़ी, तीसरी रो की लकड़ी जोड़ें और ऐसे करके जितनी भी रो बनी होगी सबकी लकड़ी जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 200। अब एक एक रो जो है वो हमारे एपी के एक एक टर्म को दिखाता है। पहला रो पहला टर्म, दूसरा रो दूसरा टर्म, तीसरा रो तीसरा टर्म। समझ आया? तो ऐसे कितने टर्म लगेंगे कि टोटल सम कितना हो जाए? कितना? बोलो ना, नहीं समझ पा रहे? 200 लकड़ी तुम्हारे पास है, आपको पता है जितनी भी छल्ली लगेगी, जितनी भी रो लगेंगे, जितनी भी लाइन आप लगाओगे लकड़ी की, टोटल करने के बाद लकड़ी कितनी आएगी? तो मान लो आपने 10 छल्ली लगा ली, 10 रो बिछा लिया, तो 10 रो को जब जोड़ोगे, 10 रो के नंबर को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 200 तो लकड़ी ही थी कुल, तो 10 को जोड़ेंगे, 10 टर्म के नंबर को तो कितना आना चाहिए? 200 आना चाहिए। अब हम आपसे वही तो पूछ रहे हैं, कितने रो बनेंगे, कितने टर्म्स बनेंगे? n। हमको तो टर्म की गिनती नहीं पता, तो आप क्या मान लोगे? हाँ, कितने रो बन रहे हैं? n रो, n टर्म्स हमारी एपी में है, और n टर्म का सम आपको पता है कितना? अभी भी नहीं सोच पा रहे? आपको टोटल नंबर पता है, पहली रो में 20 लकड़ी लगा दी, इसमें 19, इसमें 18, इसमें 17, 16, 15, 14, लेकिन जब हम सबको जोड़ेंगे तो हैं कितनी लकड़ी? 200। तो जितने भी टर्म बनेंगे उन सभी का सम कितना होना है? 200। अब कितनी टर्म बनी, कितने टर्म को जोड़े तो 200 आया? नहीं पता, n टर्म जोड़े, n टर्म्स। समझ आया? सो दिस इज एपी। फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका? 20, कॉमन डिफरेंस 19 - 20 - 1। इसमें कितने टर्म है हमको नहीं पता, तो मान लेते कितने टर्म है? n टर्म्स। लेट देयर बी n टर्म्स, therefore sum of n terms is 200। मान लेते हैं n टर्म का सम कितना है यहाँ पे? 200। तो यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हो? a निकल गया, d निकल गया, और क्या निकल सकता है? n ही रखना है। सम ऑफ n टर्म आपको कितना पता है? 200। अब ध्यान से देखिए क्या क्या है। a इन्वॉल्व हो गया, d इन्वॉल्व हो गया, n आपको निकालना है, sn इन्वॉल्व हो गया। कौन सा फॉर्मूला बना? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? सम ऑफ n टर्म हमको पता है 200। n आपको निकालना है कि कितने लेयर बनेंगी, कितने रो लगेंगे, कितने टर्म्स होंगी 200 लकड़ी के लिए। 2 × 20, n - 1 × d इज -1। ये 2 इधर बुला लो, 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 40 एंड दिस विल बी प्लस माइनस माइनस। समझ में आता है? -1 × n माइनस n, -1 × -1 प्लस 1। ठीक है? हाँ जी, ये कितना हो गया? 400 n × ये दोनों नंबर है साथ में सॉल्व हो जाएंगे। 41 - n, n को अंदर मल्टीप्लाई करा दो और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 41n - n स्क्वायर, दोनों को इस तरफ बुला लो। n स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव, 41 इधर आके निगेटिव, 400 पहले से इस तरफ है पॉजिटिव, उधर 0 बचा। ये क्या बन गया जी हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है हमने। क्लियर? ठीक, यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं ना, n स्क्वायर - 41n प्लस 400 = 0। क्या टारगेट है हमारा? व्हाट इज टारगेट? 400। दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने में 400 आए और प्लस माइनस करने में कितना आए? 41। ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको प्लस या माइनस करने में 41 आए और मल्टीप्लाई करने में 400 आए? सोचो सोचो, बाद में लिखना, पहले सोचिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 400 आए, प्लस और माइनस करने में 41 आए? नहीं आता तो स्प्लिट करिए तुरंत, फैक्टराइज करके। 400 चाहिए। बनाइए इनमें से नंबर जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं। 16 और 9 होता है डिफरेंस में और एडिशन करने में 25 और 16, 36 और 5 41। हाँ ठीक, करेक्ट। 16 × 25 कितना होता है? 200 होता है। करके देखिए।
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, करेक्ट। 16 मल्टीप्लाइड बाय 25, 400 होगा। मिल गया 2 नंबर। एकदम इजीली आप इसको ढूंढ सकते हैं। पहला नंबर क्या सोच लिया हमने, मान लो 25 और दूसरा 16। तो 25 में 16 जोड़ने से 41 आएगा कि घटाने से? तो जोड़ने के लिए कौन सा साइन यूज़ करना है? माइनस, क्योंकि एक माइनस यूज़ हो चुका है। ठीक, इसमें और इसमें कॉमन देखिए, यहाँ से n कॉमन, n माइनस 25, माइनस कॉमन ले लिए, 16 कॉमन ले लिए, अगेन n माइनस 25। समझ में आता है? क्योंकि 400 को क्या लिखोगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, 16 कॉमन, 25 बचेगा इसके अंदर। दोनों में कौन सा डब्बा कॉमन है और क्या रह जाएगा? तो n माइनस 25 को भी एक बार इक्वल टू 0, n माइनस 16 को भी 0, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16। और n ही हमको निकालना था, कितने टर्म है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो भाई एक ही आंसर एक्सेप्टेबल होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास लकड़ी कितनी है? 200। समझ आया कि नहीं आया? और हर लेयर में कुछ ना कुछ लकड़ी रखनी है, हर रो में। तो ये बताता है कि 16 रो लगाओगे तो भी 200 लकड़ी हो जाएंगी, 25 रो लगाओगे, 25 छल्ली लगाओगे तो भी 200 लकड़ी हो जाएंगी। तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अरे भाई, निगेटिव लकड़ी नहीं हो सकती किसी रो में, याद रखिएगा। निगेटिव लकड़ी किसी रो में, नंबर ऑफ लकड़ी निगेटिव हो सकती है क्या? -2 लकड़ी, -4 लकड़ी। तो वो कहानी भूल जाइए कि निगेटिव पॉजिटिव हो करके सम होके वो छोटा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ तो हमको वाकई में लकड़ी सजानी है। और उसने पूछा है कि आखिरी रो में कितनी लकड़ी होगी। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं जो 200 लकड़ी ऐसे छल्ली लगा रहा हूँ, उसमें कितनी रो बनी, कितनी छल्लियाँ लगी? 16। तो 16 में सबसे ऊपर होगा 16। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? सबसे पहली रो में कितनी लकड़ी? 20, दूसरी रो में 19, तीसरी रो में 18, चौथी रो में 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, ऐसे। तो सबसे ऊपर वाली रो किसको मान लिया हमने? 16। तो 16वीं रो में कितनी लकड़ी होगी? ये भी तो क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्या निकालना है? 16वें टर्म का पहले टर्म का नंबर, दूसरे टर्म का नंबर, तीसरे टर्म का नंबर, चौथे टर्म का नंबर, 5वें रो में कितनी लकड़ी है। तो ऐसे करते करते 16वें रो में कितनी लकड़ी होगी, 16वें टर्म का नंबर निकालना है। निकाल के देखो, और इसको हमको चेक भी करना पड़ेगा दोनों में से कौन सा आंसर सही है। रुको, चेक करके देखते हैं फटाक से। पहले चेक कर ले तब ना, एक को हम रिजेक्ट करने वाले हैं ना। दोनों आंसर सही नहीं हो सकते, या तो 16 रो लगेगा या 25 लगेगा, दोनों नहीं हो सकते। तो कैसे चेक करेंगे इसको? कैसे चेक करेंगे? ठीक है, हम निकाल के देख लेते हैं। सम ऑफ 16 टर्म 200 आना चाहिए। अगर एपी में 16 टर्म है तो 16 टर्म का सम 200 होना चाहिए, और अगर एपी में 25 टर्म है तो 25 टर्म का सम फिर 200 होना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं सम ऑफ 16 टर्म कितना है? 200। ए डी एन वहाँ से आप ले सकते हैं। ए कितना है? 20, बी कितना है? -1, और एन कितना ले रहे हैं हम? 16 टर्म। जोड़िए भला। सम ऑफ 16 टर्म, दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस, एंड दिस इज 15। ठीक है। और 25 टर्म अगर सम निकालेंगे तो उसको देखिए, ये तो हो गया, 200 आ गया। अब जाहिर सी बात है 25 टर्म होगा तो 200 नहीं आएगा, ज़्यादा टर्म होंगे, ज़्यादा नंबर आएगा। और लकड़ी सिर्फ कितनी है हमारे पास, तो निकालें 25 वाला। समझ में आ रहा है? अरे भैया, इस एपी के आपने 16 टर्म लेके जोड़े, 2200 आ गया, चेक हो गया। उसी एपी के 25 टर्म लेके जोड़ोगे तो 200 आ गया कि 200 से ज़्यादा आएगा?
लेकिन हमारे पास लकड़ी कुल कितनी है 200, तो कौन सा लेना पड़ेगा n हमको 16, ये रिजेक्ट हो गया। कारण समझ गए क्यों कि नहीं समझे? बोलिए। 200 लकड़ी 16 रो बनाते बनाते खत्म हो जाती है, 16वें रो में खत्म लकड़ी। अब 16वें रो में कितनी लकड़ी आएगी वो निकालना है, ठीक है? हाँ, नंबर ऑफ लॉग्स इन 16 रो कैसे निकलेगा? A16, यही है ना 16वें टर्म का नंबर, तो वैसे ही निकलेगा A16, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना था 20, कितना आया 5, तो आखिरी रो में कितनी लकड़ी होगी 5, और लकड़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है? आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है? तो टोटल रो कितने बनेंगे 16, 25 क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि 16 रो आते आते लकड़ी 200 खत्म हो जाती, बचती ही नहीं, तो आगे हम जाएंगे, इसलिए फेल हो गया। और आखिरी रो में कितनी लकड़ी है 5 लकड़ी, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन है इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो रेस मतलब आलू रेस चल रही है, ठीक है? कौन सी रेस? आलू रेस। आलू रेस कैसा है देखो, डायग्राम बना है, आप समझ जाओगे। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से रेस शुरू हो रही वहाँ हमने एक बाल्टी रख दी, बकेट। जहाँ से रेस शुरू होती वहाँ क्या रख दी है? बाल्टी, वहीं से रेस शुरू होगी। करना क्या है? विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसको समझिएगा ना, डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने एक बकेट रखा ऐसे, ठीक है? और क्वेश्चन ये बोलता है कि यहाँ से पहला आलू जो है पोटैटो, ये कितनी दूरी पर है? 5 मीटर। ये बकेट से पहले आलू की दूरी कितनी है? पहला आलू, ठीक है? हाँ, और बाकी के जो पोटैटोस हैं एंड द अदर पोटैटोस आर 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। बाकी जितने पोटैटोस हैं इस पोटैटो से कितनी दूरी पर होंगे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन सब के बीच की दूरी कितना कितना है? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, और ऐसे आगे बहुत सारे पोटैटोस रखे हुए हैं। समझे? पहला पोटैटो बाल्टी से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर, और उसके आगे जितने पोटैटो रखे हैं सब 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है? हाँ, अब सुनो कहानी ना। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। इस लाइन में कुल क्या पोटैटो हैं? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे करते करते यहाँ पे कौन सा पोटैटो है? 10वां। आया समझ कि नहीं आया? कुल 10 पोटैटो है। पूरा बना दें? 4-5 बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है? समझ में आता है यहाँ तक? ठीक। अब सुनिए, एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। जो दौड़ने वाले हैं, जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना? बकेट से स्टार्ट करेंगे, और जाहिर सी बात है आलू उठा के लाके बकेट में डालना है, गेम है, ठीक है? पिकअप्स द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले दौड़ो और क्या करना है? करीबी जो पोटैटो मिलेगा उसको पिक करो, उठाओ, और उठा के वापस आके इसमें डालना है। फिर दौड़ो, फिर जो मिलेगा उठा के लाके यहाँ डालो, फिर दौड़ो, फिर जो मिलेगा उठा के लाके यहाँ डालना है। आया समझ कि नहीं आया? आ गया। A competitor start from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Total distance दौड़ने वाले ने कितना दौड़ा? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? क्या करना है? सबसे पहले यहाँ से दौड़ेगी, पहला आलू उठाएगी, यहाँ ला के रख देगी, फिर दौड़ेगी, दूसरा आलू उठाएगी, यहाँ ला के डाल देगी, फिर दौड़ेगी, तीसरा उठाएगी, यहाँ ला के डाल देगी, फिर जाएगी, चौथा उठाएगी, यहाँ ला के डाल देगी, फिर 5वां, फिर 6वां। जाना है, आना है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगी? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, दोनों आसान है, ठीक है? ठीक है, देखो इसको मैं इजी वे में बनाता हूँ, ध्यान से समझना। पहला आलू उठा के लाके डालने में कितना डिस्टेंस हो जाएगी? पहले सुनिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दौड़ेगी और आने में भी कितना दौड़ेगी? तो एक फर्स्ट आलू के लिए कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया?
हाँ, 5 जाने में 5 आने में 10 मीटर। ध्यान से समझना ना, 10 मीटर। पहले आलू के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? अब दूसरा आलू ये खत्म हो गया नहीं है, तो यहाँ से इसको उठाने जाएगी, कितनी दूरी पर है वो? ये 5 और ये 3, कितना हो गया? 8। 8 जाना 8 आना, 16। ठीक है। तीसरा वाला देखो, 5 3 8 और 3 11 जाना 11 आना 22, और ऐसे करके कैठो आलू हैं 10, तो 10 बार आना जाना होगा। ये पहली बार का आना जाना, दूसरी बार का आना जाना, तीसरी बार का आना जाना, ऐसे कितनी बार का आना जाना हो जाएगा? 10। ये एपी है, चेक करिए, 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े, तो एपी बन गया ये। और इसमें कितने टर्म है जी? कितने? अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं समझे कि आखिरी आलू को लाने में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? है ज़रूरत क्या? हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। ये पहले आलू का डिस्टेंस, दूसरे आलू का डिस्टेंस, तीसरे आलू का डिस्टेंस। दिस इज एपी, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, और हमको क्या निकालना है? सम ऑफ 10 टर्म, टोटल डिस्टेंस का सम। नहीं समझे? समझा नहीं समझा? समझ गए? इसका मैं दूसरा मेथड भी आपको बताता हूं। देखिए, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। सम ऑफ 10 टर्म आपको निकालना है। जोड़ दीजिए, n 10 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d 6। सॉल्व करिए इसको, 5 20, दिस इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 9 जा 54, 74, 5 चौको 20, 7 5 जा 37। तो टोटल कितना मीटर दौड़ेगी कॉम्पिटिटर? 370। आंसर चेक करिए सबसे पहले। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको बनाने का। इसको नोट करिए, फिर हम दूसरे तरीके पर बात करते हैं। देखो, ये एक मेथड हो गया। दूसरा तरीका भी इसको बनाने का हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा? देखो, अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम जा रहे थे, आ रहे थे, तो जाने का और आने का डिस्टेंस टोटल ले रहे थे हम। जैसे पहले पोटैटो को लेने के लिए 5 मीटर गए, 5 मीटर आए उसको डालने के लिए बाल्टी में, समझ आया? तो फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना रन करना पड़ा हमको? 10 मीटर। टोटल सम हमने लिख लिया, आने का और जाने का दोनों का। सेकंड पोटैटो के लिए 5 + 3 8 मीटर हमको जाना पड़ा, तो 8 मीटर आना भी पड़ेगा, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 + 3 11, 5 + 3 8, 8 और 3 11। तो थर्ड पोटैटो के लिए कितना जाना पड़ा? 11 मीटर। आना भी कितना पड़ेगा? 11। तो 11 11। तो ये जो हमने एपी बनाई, ये कैसे बनाई? आने और जाने को सम करके बनाया। इसको हम बाइफर्केट करके बना सकते हैं, यानी जाने जाने बस का जोड़ लो, आने का हम बाद में डबल कर लेंगे। जितना जाने में लगेगा उतना आने में भी डिस्टेंस लगेगा, समझे कि नहीं? तो सिर्फ अगर मैं जाने का निकालता, आने का नहीं लेता, ध्यान से समझना, तो पहले पोटैटो के लिए मुझे कितना दौड़ना पड़ता? ध्यान से समझना, पहले पोटैटो के लिए कितना दौड़ना पड़ता? 5। दूसरे पोटैटो के लिए 5 + 3 8। तीसरे पोटैटो के लिए 11। और ऐसे कितने पोटैटो हैं? 10। समझ आया? लेकिन याद रखना, इसमें सिर्फ हम अभी इधर जा रहे हैं पोटैटो उठाने, वापस आके बाल्टी में डाले नहीं है। और रेस तब कंप्लीट होगी जब वापस आके आप बाल्टी में डालेंगे। तो जरा देखिए, अगर मैं इन सभी डिस्टेंसेस को जोड़ूं, ये एपी है ऑब्वियसली, सभी डिस्टेंसेस को जोड़ूं तो कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके आखिरी वाले पोटैटो तक कितना ट्रेवल करता हूँ मैं? बाल्टी से लेके आखिरी पोटैटो तक कितना जाता हूँ मैं? सिर्फ जाने का, आने का नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 5, कॉमन डिफरेंस 3, कितने टर्म है? 10। तो हमको क्या निकालना है? सम ऑफ 10 टर्म। ठीक है,
ठीक है, तो इस बकेट से लेके आखिरी पोटैटो तक कितना डिस्टेंस है? 185। तो 185 मीटर जाने में लगेगा, तो सबको वापस लाने में भी, हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 2 टाइम 185, डबल कर दोगे, 185 जाना 185 आना, तो डबल कर दीजिए उसको। 5 दूनी 10, 8 दूनी 17 और 2 एकम 3। चेक करिए, जाना और आना ये अलग अलग निकल गया, और ये जाना आना एक साथ निकल गया। दोनों मेथड है, जिससे आप बनाना चाहें उससे बना सकते हैं। हो गया, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने हैं। हो गया ना?